शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण का असर, महिलाएं सुनेंगे ऑनलाइन करवा चौथ कथा, सारी तैयारियां पूरी। सिर्फ 3 दिन ही बिकेंगे पटाखे, ग्रीन पटाखों से इस बार मनाई जाएगी दिवाली। बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार बम्पर नामांकन, चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद। 7 नवंबर को होगा चुनाव। अभिनेता आमिर खान की बेटी के खुलासे से सनसनी, कहा 14 साल में हुआ था उसका यौन उत्पीड़न, 4 साल तक रही डिप्रेशन में। और कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी को दी गई जमीन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोली बागी विधायक अदिति सिंह, कहा स्कूल के लिए दी गई जमीन को बिल्डरों को दिया जा रहा है। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर व्यापारियों से लेकर खरीदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने दिवाली पर 3 दिनों के लिए पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। विदेशी पटाखे और लिथियम, पारा, आर्सेनिक और लेड जैसे जहरीले पदार्थों से बने पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक होगी। डीएम ने कहा कि सिर्फ कम उत्सर्जन वाले पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। अभी तक पटाखा बिक्री के लिए जिला प्रशासन के पास 95 आवेदन हैं। इन आवेदनों को दमकल, बिजली आदि विभागों की एनओसी भी अनिवार्य होगी, जिसके बाद ही जिला प्रशासन द्वारा पटाखा बिक्री के लिए अनुमति मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष अधिकतर त्योहारों पर रौनक कम ही देखने को मिली है। करवा चौथ पर्व का भी हाल ऐसा है, लेकिन इस पर्व पर सुहागिन महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत सामूहिक रूप से कथा सुनने को लेकर थी, जिसका तोड़ भी अब उन्होंने निकाल लिया है। सामूहिक कथा सुनने के लिए महिलाएं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रही हैं। इसके लिए वीडियो कॉलिंग, जूम ऐप के जरिए कथा सुनने की तैयारी है। तो वहीं जिन स्थानों पर सामूहिक कथाएं सुनी जाएंगी, वहां भी सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बिना मास्क के कथा सुनने के लिए महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना को देखते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं घरों में रहकर ही कथा सुनने की तैयारी में हैं। कोरोना संक्रमण का असर इस बार सभी पर्वों पर साफ देखा जा सकता है। इससे करवा चौथ पर्व भी अछूता नहीं है। करवा चौथ पर्व पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सामूहिक रूप से एकत्र होकर पार्कों, मंदिरों व घरों में मां करवा की कथा सुनती हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण काल के चलते हालात बदले हुए हैं। बाजारों में भी खरीदारी के लिए जहां भीड़ कम है, वहीं सामूहिक कथा का आयोजन भी बेहद कम स्तर पर किया जा रहा है। जिन स्थानों पर सामूहिक कथाएं हो रही हैं, वहां कम संख्या में सोशल डिस्टेंस के तहत ही महिलाएं कथा सुनेंगी, तो वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं घरों में रहकर अपने बड़ों या अन्य परिजनों से कथा सुनेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते घरों में ही पूजन की विधि की जाएगी। इस बार करवा चौथ की पूजा हम अपने घर पर ही करेंगे, सब लेडीज के साथ इकट्ठे होकर नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस दिन पर दिन काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस बार हम अपने घर में क्योंकि पति भी हमारे जो हैं घर से ही काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर अपना शाम को जैसे 4 बजे पूजा करते हैं और बायना निकालते हैं, और उसके बाद रात को 8-9 बजे जब चांद निकलता है तो उसको अर्घ देते हैं। उसी तरह से अपने घर में ही पूजा करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इस बार तो मैंने बाहर से कोई शॉपिंग भी नहीं की। जो भी मेरे पास अपना है, सभी अच्छी साड़ियाँ अपनी है, उसमें से कोई पहन लूँगी। जो अपना ऑर्नामेंट्स हैं वो वैसे ही पहनूंगी। कुछ चूड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं खरीदी, क्योंकि कोरोना ने बहुत ही हद कर रखी है। तो इस बार हम जो है अपनी पूजा घर पर ही रहकर करेंगे। महिलाओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण ऐसा है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में सिर्फ करवा चौथ का पर्व ही नहीं, बल्कि सभी त्योहार घर में ही मनाने चाहिए, ताकि हम ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी इससे बच सकें। मैम, इस समय कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, इस समय किस तरीके से पूजा इस बार होगी? जैसे कि सभी को पता है, कई महीनों से कोरोना का संक्रमण हमारे यहाँ फैला हुआ है, तो इसकी हमें सुरक्षा को देखते हुए हमें करना चाहिए कि हमें अब अपने सामूहिक रूप से करवा चौथ को या किसी भी त्यौहार को ना मनाकर हम अपने घर में इंडिविजुअल रूप से, यानी कि अकेले अकेले ही इसकी कहानी सुने, इसका व्रत खोलें, ताकि हमारा जो ना हमें कोरोना लगे, ना ही हमारे बच्चों को लगे। हमारे बच्चे भी देश के भविष्य हैं, इसलिए हम ये आज अब की बार अपने अपने घर में ही करवा चौथ का त्यौहार या कोई भी अन्य जो त्यौहार होता है अपने अपने घर में ही मनाएंगे। कोरोना काल में जहां एक दूसरे से मिलना जुलना बेहद कम हो गया है, लोग सामूहिक रूप से कम इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन
डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम इस कोरोना काल में बन गया है जहां एक समय में एक से अधिक लोग आपस में बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर वर्क फ्रॉम होम भी इसी में शुरू हुए थे। ऐसे में महिलाओं ने सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा न होकर ऑनलाइन करवा चौथ की व्रत कथा सुनने की प्लानिंग भी की है। महिलाओं का कहना है कि इस तरीके से वे बिना घर से बाहर निकले वे अन्य लोगों के संपर्क में आए कथा सुन सकेंगी और सभी का कोरोना से बचाव भी हो सकेगा। हम लोग सभी वीडियो पे ऑनलाइन सारी पूजाएं करेंगे, अपने व्रत खोलेंगे और कहानी वगैरह जो भी है ऑनलाइन बैठ के सब वीडियो कॉलिंग पे सारी पूजा। तो पिछले साल किस तरीके से आप लोग पूजा करते थे? साथ में बैठकर महिला समूह में बैठी थी घर में अपने सारी पूजा। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो एक साथ आपके ऑनलाइन कर रहे हैं? हालांकि कई स्थानों पर सामूहिक कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए महिलाओं को हिदायत दी जा रही है कि वह बिना मास्क के कथा सुनने ना आए। इसके अलावा सैनिटाइजर भी साथ लाएं और सोशल डिस्टेंस के साथ बैठकर ही कथा सुनें। इसके लिए बाकायदा मंदिरों व कॉलोनियों के पार्कों में महिला समूहों ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इससे बचाव को लेकर महिलाएं खासी सजग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। करवा चौथ का पर्व हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर महिलाएं व्रत का पारण करने के लिए बेसब्री से चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। इस बार करवा चौथ पर्व पर चंद्र उदय रात 8:14 पर होगा। इतना ही नहीं, करवा चौथ पूजन इस बार बेहद खास है क्योंकि इस बार शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग में करवा चौथ पूजन किया जाएगा। करवा चौथ पर्व पर 28 शिव योग एक साथ आ रहे हैं। करवा चौथ का पर्व हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास दिन होता है। बुधवार को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और चंद्रोदय होने के उपरांत ही पति का दर्शन कर व्रत खोलती हैं। महिलाएं पूरे विधि विधान से करवा चौथ का पर्व करती हैं। इस बार का व्रत महिलाओं के लिए और भी खास होने वाला है क्योंकि इस बार स्वार्थ सिद्धि व शिव योग में यह पर्व मनाया जाएगा। बुधवार को मृगशिरा नक्षत्र होने से स्वार्थ सिद्ध योग बनता है। उस दिन 28 योगों में शिव योग बन रहा है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ऐसे योग में करवा चौथ का व्रत सभी सौभाग्यवती महिलाओं के लिए पति को दीर्घायु देने वाला होता है। पंडितों का भी मानना है कि इस योग में करवा चौथ का व्रत करना महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। और 4:30 से 6 बजे तक के 2 विशेष मुहूर्त हैं। इन मुहूर्त में महिलाएं अपने घर में बड़ी बूढ़ी महिलाओं, सासू, जेठानी आदि से कथा सुनती हैं और वे उनका आशीर्वाद लेती हैं। गत दिनों में करवा चौथ पर सामूहिक पूजा की व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए इस बार ऐसा नहीं है। लोग महिलाएं अपने घरों में ही पूजा करेंगी, अपनी बड़ों का आशीर्वाद लेंगी। पूजन किस तरीके से होता है? पर्व वाले दिन सौभाग्यशाली महिलाएं सुबह से व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और अपने घर की बड़ी महिलाओं से करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। करवा चौथ पूजन के लिए स्पेशल थाली तैयार की जाती है जिसमें घी, दीपक, मिठाई, रोली, चावल, धूप की घास, पीली मिट्टी, कलावा रखकर माँ करवा चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। शाम के समय चंद्रमा का दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। वह पति के दर्शन कर व्रत खोला जाता है। वह बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। पूजन के लिए सबसे पहले माँ करवा चौथ की तस्वीर, पहले तो महिलाएं अपने घर में हाथ से बनाती थी, गेरू से बनाती थी, लेकिन अब चित्र आ गए हैं तो उसको लगा करके उसमें सूर्य चंद्रमा का जो मुख्य आकर्षण होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य चंद्रमा की उपस्थिति में ही अपने पति के दीर्घायु को मांगते हुए प्रार्थना करती हैं और थाल में सुबह की सामग्री रख करके और बायना निकालती हैं। बायना अर्थात भेंट अपने बड़े सासू और जेठानी को उसके अवसर भेंट देती हैं, कथा सुनती हैं करवा चौथ की और उसके साथ साथ अपने पति के अखंड आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। उसमें कम से कम 8 पूरियाँ बना करके, कहीं कहीं पर तो कढ़ी चावल बनते हैं, कहीं पक्की बनती है, तो जैसे भी आपके यहाँ परंपरा हो उसी के अनुसार बनाएं। इस बार चंद्रोदय रात 8:14 पर होगा, तो वहीं करवा चौथ पूजन का शुभ समय दिन में 1:30 से दोपहर 3 बजे तक कुंभ लगन
स्थिर लगन में माना गया है। उसके बाद शाम 4:30 से 6 बजे तक के बीच भी महिलाएं कथा सुन सकती हैं। चंद्रोदय 8:14 पर उदय होंगे। यदि मौसम अच्छा रहा तो सुना तो उस समय 8:30 तक निकल जाएंगे, दिखाई देंगे। और अगर मौसम खराब रहा तो हो सकता है दिखाने के पड़े, लेकिन 8:14 पर ही चंद्रमा का उदय होगा। इस बार कोई करवा चौथ पर कोई विशेष मुहूर्त बन रहा, कोई भी संयोग कुछ है इस बार विशेष मुहूर्त है। ये तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, सबसे बेस्ट होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। इन सारे अर्थों की सारी कामनाओं को पूरा करने वाला योग। और एक शिव योग है, शिवन कल्याणकारी। ऐसा योग जो है वैसे वर्षों में क्या बनता है, लेकिन इस बार जो है विशेष बना हुआ है शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। इसमें पूजा करने से महिलाएं और अपनी सौभाग्यवती महिलाएं हैं अपने सौभाग्य के लिए उत्तम फल की प्राप्त करती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना पूर्ण होती है। तो सर मुहूर्त का क्या समय रहेगा? मुहूर्त समय स्थिर लगन है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक मुहूर्त है। ये मुहूर्त में महिलाएं पूजन करें और अपने वायना प्रदान करें अपने बड़ों को। थैंक यू। यह व्रत महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्यशाली माना जाता है। इस व्रत के लिए महिलाएं कई दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देती हैं। सुहाग की निशानी हाथों पर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार कर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर मां करवा से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में नामांकन के दूसरे दिन भी सभी पदों पर बड़ी संख्या में वकीलों ने नामांकन किया। सोमवार को अलग अलग पदों के लिए कुल 31 वकीलों ने नामांकन किया था। बार एसोसिएशन का चुनाव 7 नवंबर को होगा। इस बार सभी सीटों पर रोचक मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बार एसोसिएशन के चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन करीब 10 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया। सचिव पद के लिए मनमोहन शर्मा ने नामांकन किया। सहसचिव पुस्तकालय पद के लिए पूनम गुप्ता, सचिव पद के लिए ललित मोहन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए सतीश शर्मा, सहसचिव प्रशासन पद के लिए सुरेंद्र कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए सुमित त्यागी और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए मनोज शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। बार एसोसिएशन चुनाव के पहले दिन 31 नामांकन किए गए। अध्यक्ष पद पर नाहर सिंह यादव और मुनीश त्यागी ने नामांकन किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विद्याभूषण शर्मा और विक्रम सिंह ने नामांकन किया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विट्टू शर्मा, परमजीत सिंह, आदेश कुमार, कोषाध्यक्ष पद पर गजेंद्र त्यागी, सचिन गुप्ता, सहसचिव प्रशासन पद पर आभा सिंह, राहुल कुमार और अंकित त्यागी ने नामांकन किया। वहीं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर संदीप चौधरी, रविंद्र शर्मा, कुंवरपाल त्यागी, सुनील चौधरी, सुबोधकांत त्यागी, विनोद कुमार, राकेश कुमार, स्वदेशी लाल, जोगेंद्र शर्मा, शमशाद अली और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर राजकिशोर शर्मा, अतुल त्यागी, नीरू सिंह, अशोक कुमार, खुशनुमा, देवेंद्र कुमार, कपिल कुमार, राजन छाबरा, प्रीतम कुमार ने नामांकन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। फिल्म अभिनेता आमिर खान की बेटी ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि जब वह 14 साल की थी तब उनका यौन शोषण किया गया था। इरा खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस बात का खुलासा किया। इरा ने कहा कि इस घटना के लिए वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। माता पिता के डिवोर्स से भी इतना आघात नहीं लगा था जितना इस घटना से लगा। अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान ने ऐसा खुलासा किया कि सभी चौंक गए। इरा खान ने कहा कि जब वह नाबालिग थी तब उनका एक व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया था। यह खुलासा इरा खान के यह बताने के 1 महीने बाद आया कि उसका 4 साल से अधिक समय तक डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। इरा खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई 10 मिनट की वीडियो में कहा कि जब मैं 14 साल की थी तब मेरा यौन उत्पीड़न किया गया। वह इस अर्थ में थोड़ी अजीब स्थिति थी कि मुझे नहीं पता कि व्यक्ति को पता है कि वह क्या कार्य कर रहा था। मैं उसे एक तरह से जानती थी, वह हर दिन ऐसा नहीं हो रहा था। When I was 14, I was sexually harassed, abused. And that was a slightly odd situation in the sense that I didn't know whether the person knew what they were doing. I sort of knew them. I didn't want to bring it up. It wasn't happening every day. So it took me about a year to
be sure that they knew what they were doing and that is what they were doing. And immediately I wrote my parents an email and I got myself out of that situation. ईरा खान ने रविवार को वीडियो क्लिप में कहा कि मुझे यह सब समझने में करीब 1 साल लग गया। फिर मैंने तुरंत अपने माता पिता को ईमेल लिखा और खुद को उस स्थिति से बाहर निकाला। When I was young, when I was small, my parents got divorced. But that to me doesn't seem like something that would traumatize me because my parents' divorce was amicable. They are friends. The whole family is still friends. We're not a broken family by any means. My parents were very good about being parents to Junaid and me even after the divorce. And when people would say, "Oh, I'm so sorry to hear about your parents being divorced," I'd be like, "What are you talking about? Why is it? It's not a bad thing." Another privilege. I didn't realize that it was a sad thing. It could, it could be something that could scar you. It didn't scar me. I don't remember most of it, but I always felt like my parents' divorce is not something that bothered me. So that can't be a reason why I'm 23 वर्षीय ईरा ने कहा कि जब वो स्थिति से बाहर आ गई तब उन्हें अब बुरा नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि हालांकि वह यह सोचकर गुस्से में आ जाती थी कि उन्होंने वैसा काम होने क्यों दिया। This is what I would do. So between the time when my behavior started to change and the time that I asked for help was about 3.5 years. ईरा खान ने कहा कि यहाँ तक कि उसके माता पिता के बीच तलाक ने भी उन्हें आघात नहीं दिया क्योंकि यह सौहार्दपूर्ण था। आमिर खान और रीना दत्त अपने विवाह के 16 वर्ष बाद 2002 में अलग हो गए थे। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम जुनैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने एक बार फिर पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी को दी गई जमीन को बिल्डरों को बेचा जा रहा है। यह जमीन बच्चों की शिक्षा के लिए दी गई थी, लेकिन समिति ने लैंड यूज बदलकर अब इस जमीन को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस से बगावत कर चुकी रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह लगातार पार्टी को घेर रही है। अब उन्होंने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी में आर्थिक गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत आर्थिक अपराध शाखा को की है। बागी विधायक अदिति सिंह का कहना है कि बच्चियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के नाम पर जो जमीन ली गई उसका दशकों तक इस्तेमाल नहीं किया गया और अब उस जमीन को करोड़ों में बेचने की फिराक में है। रायबरेली में एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी बनी हुई है, कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी, जिसका गठन 68-69 में हुआ था और जिनको एक ज़मीन पट्टे पे दी गई थी लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए, एजुकेशन व्यवस्था बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम एजुकेशन सोसाइटी है। इस ट्रस्ट, इस सोसाइटी के मेंबर्स थे उमा शंकर दीक्षित जी, शीला कौल जी, यशपाल कपूर जी एवं अन्य कांग्रेस के परिवार के लोग या तो लॉयलिस्ट। इस ट्रस्ट ने कभी वहाँ स्कूल नहीं बनाया, कभी कोई कॉलेज नहीं बनाया, कभी कब्जा ही नहीं था इनका, कभी काबिज ही नहीं थे वो इस ज़मीन पे। और वहाँ फिर उस ज़मीन पे धीमे धीमे छोटे लोग बसने लगे। किसी की ऑटो की छोटी सी दुकान, तो किसी की छोटी सी पान की गुमटी, तो किसी की चाय की दुकान। आज की तारीख में वहाँ 112 लोग उसी ज़मीन से अपना जीवन यापन करते हैं। अदिति सिंह का कहना है कि जिस उद्देश्य के लिए कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी का गठन हुआ था वो कभी पूरा हुआ ही नहीं। सोसाइटी को जो जमीन दी गई थी उसका उपयोग लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जमीन का फ्री होल्ड बदलना गैर कानूनी है क्योंकि यहाँ करीब 150 दुकानें हैं जिनमें 600 लोगों को रोजगार मिलता है। अब वो वहाँ से उन गरीबों को भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिस ज़मीन पे वो काबिज ही कभी नहीं थे। आप वहाँ मौके पे जाके देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, आप मौके पे वहाँ जाके देखिए। सिविल लाइन पे हार्ट ऑफ द सिटी का मैटर है। छोटे छोटे दुकानें वाले गरीब लोग, कोई डेली मुझे फ़ोन आता है कि मैम हम तो मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये मेरे शहर के लिए नॉट ओनली एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस ट्रस्ट के माध्यम से, जिनका कुछ है ही नहीं, जिनका ऑन ग्राउंड कुछ है ही नहीं। ये सब देखते हुए मैंने EOW से जांच की मांग करी है कि वो कायदे से इस चीज़ पे जांच करें और अगर जांच में जो भी सही पाया जाएगा मैं उस निर्णय का स्वागत करती हूँ।
मैं बस यहाँ किसी पे फॉल्स क्लेम या एलिगेशन लगाने नहीं बैठी हूँ, पर मैं स्थानीय विधायक हूँ। अगर मेरे पास मेरे गरीब कोई शिकायत लेके आते हैं, अगर मुझे दिखता है कि नोटिस आ रहे हैं मेरे गरीबों को एविक्ट करने के, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पे जांच कराऊं, क्योंकि मुझे पता है ये जो सोसाइटी बनी हुई है इसने कुछ काम नहीं करा है रायबरेली में। जिस भी काम के लिए गठित हुई थी, जो भी इसके बायलॉज रहे थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ होती हैं। मैं देखती हूँ कि जनहित में वो कितना काम करते हैं, चाहे वो कोरोना के दरमियान हो या चाहे जब भी। सोसाइटियों ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं सोसाइटियों से, हॉस्पिटल्स खुले हैं। इन्होंने नॉट ओनली जो काम के लिए ज़मीन दी गई थी वो नहीं किया, पर साथ ही साथ अब इसको करोड़ों की सेल एग्रीमेंट 9-10 करोड़ की बना के सेल करना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1976 में रायबरेली के सिविल लाइंस इलाके में सिधौली के एक कैलाश चंद से 1135 रुपए के वार्षिक किराए पर की गई थी। इस सोसाइटी में शामिल 8 सदस्यों की अब मौत हो चुकी है। इनमें नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ससुर उमाशंकर दीक्षित, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सहायक यशपाल कपूर और पूर्व मंत्री शीला कौल शामिल है। 2003 में एक नई समिति का गठन किया गया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और वरिष्ठ वकील ललित भसीन के साथ कौल परिवार के सदस्य शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।